बहुत बड़ी क्वेरी है पूरे दिल्ली को लेके और वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से दिल्ली आज है और कई सालों से केजरीवाल जी वादा करे जा रहे हैं कि पोल्यूशन मुक्त कर देंगे दिल्ली को और बहुत सारे एजेंडा और प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट भी चलाते हैं। तो आज उसी बिंदुओं को लेकर हमारे बीच मीडिया विभाग से प्रदीप शंकर कपूर जी और हरीश खुराना जी पोल्यूशन के इशू को एड्रेस करेंगे। मैं एक बार हरीश खुराना जी और प्रदीप शंकर कपूर जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एड्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आज सुबह का पोल्यूशन AQI इंडेक्स 494 जो कि हैजार्डस उसमें आता है। और जब मैं सुबह की अखबार देखता हूं और अखबार का पहला पन्ना कहता है कि दिल्ली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली लिस्ट टॉप लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल्स फॉर कंटिन्यूअस थर्ड ईयर। ये है दुनिया के 30 सबसे गंदे शहरों में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। ये आज की हेडलाइन पढ़कर सर शर्म से झुक जाता है कि मैं भी दिल्ली का निवासी हूं। दुख इसलिए भी होता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो कि यहां का मुखिया है, जब अपनी जिम्मेवारी लेने से बचते हुए झूठ पे झूठ बोलता है और अपनी झूठ की दुकान शुरू कर देता है और लोगों को यह दिखाता है कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं, मुझे केंद्र करने नहीं देती, मुझे एमसीडी करने नहीं देती, एमसीडी और केंद्र मिलके मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये झूठ जब आता है तो दुख बढ़ जाता है। मैं इसकी झूठ की दुकान की पोल खोलने के लिए आपके समक्ष बैठा। मित्रों, आप याद कीजिए अक्टूबर नवंबर में एक झूठ इस सरकार ने बोला था कि दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ा कारण पराली है और पराली को दूर करने के लिए मैंने पूसा इंस्टीट्यूट से मिलकर एक घोल बनाया है और मैं उसको दिल्ली वासियों के आगे बांटूंगा। बहुत बड़ा प्रचार भी किया था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने लगातार हमने टीवी के अंदर एक एड भी देखी थी कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने पराली का घोल बनाया और इससे प्रदूषण दूर होगा। मित्रों, उसकी सच्चाई मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। जब मैंने RTI लगाई तो उसका जवाब बहुत हैरान कर देने वाला था। मित्रों, RTI का जवाब में कहा गया, मैंने उनसे पूछा था कि टोटल बजट कितना था और कितना खर्च किया। उसका जवाब आप सुन के हैरान हो जाएंगे मित्रों कि परचेज ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर कैप्सूल की जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 40,000 रुपए। मित्रों, सिर्फ 40,000 रुपए का वो जो घोल इन्होंने बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे, उस घोल की कीमत 40,000 रुपए थी। लेकिन मेरे मित्रों, उसको बांटने का खर्चा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा किसानों के बीच में, और सिर्फ RTI का जवाब है 310 किसानों को उन्होंने मात्र बांटा। 310 किसानों को उसको बांटने का खर्चा है हायरिंग ऑफ ट्रैक्टर, व्हीकल फॉर स्प्रेइंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन, 13,20,000 रुपए का। मित्रों, 13,20,000 रुपए का ट्रैक्टर का किराए का खर्चा है उस 40,000 की पराली के बायोडिकम्पोजर को बांटने का। और टेंटेज, जो टेंट लगाए गए, उसका खर्चा है 9,64,150 रुपए। कुल मिलाके 22,84,150 रुपए का खर्चा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा किया
डिस्ट्रीब्यूट उन 310 किसानों के बीच में वो 40,000 रुपए की जो बायो डिकम्पोजर जो पराली के बारे में इसने बोला था, ये मैं नहीं कह रहा, ये उस आरटीआई का जवाब है मित्रों। ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये है सच्चाई। लेकिन हैरानी कर देने वाली सच्चाई और सामने आती है, इस 40,000 रुपए के डिकम्पोजर को बांटने के बाद जो इन्होंने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया, अक्टूबर महीने में खर्चा किया 3,96,00,000 रुपए अक्टूबर में, नवंबर में खर्चा किया 13,25,00,000 रुपए, और दिसंबर में मित्रों इन्होंने खर्चा किया 29,89,00,000 rupees. The advertising budget of distributing this biodecomposer is approximately 46 crore rupees. ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई का डॉक्यूमेंट कहता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर इस पराली के बारे में जिस प्रकार से इन्होंने विज्ञापन दिए, उसका खर्चा 43 करोड़ रुपए का है। यह है इस केजरीवाल साहब का पहला झूठ। दूसरा झूठ इन्होंने अभी इस बजट में बोला मित्रों। बोला कहां पे? लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के अंदर। ये इन्होंने एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे डाली। दिल्ली गवर्नमेंट embarks 9,394 crore rupees to deal with pollution. ये इनका पोस्टर था, इनकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी थी कि लोगों को बताएं कि इन्होंने पॉल्यूशन के बारे में कितने सीरियस है। ये है, लेकिन जब मैं इनका बजट पढ़ता हूं, लोक विधानसभा के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा, आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि सरकार कितनी सीरियस है इस पॉल्यूशन को दूर करने में। पैराग्राफ नंबर 103 इनके बजट के अंदर, आई प्रपोज एन आउटले ऑफ ₹9,394 crore rupees for the transport and bridges. I repeat, I propose an outlay of 9,394 crore rupees for the transport and road and bridges in the year 2021 and 22. ये इनके बजट का कॉपी है। यहां कह रहे हैं 9,394 करोड़ रुपए पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। बजट कहता है कि ये पॉल्यूशन दूर करने के लिए नहीं है, ये रोड और ट्रांसपोर्ट और ब्रिजेस बनाने के लिए है। ये है सरकार की सच्चाई। और एक्चुअल में कितना रखते हैं, जब मैं आगे बजट को पढ़ता हूं, पिछले साल 2020 के अंदर इन्होंने बजट रखा था 116 करोड़ रुपए, खर्च कितना किया? 46 करोड़ रुपए। 60% बजट, 60.30% ऑफ द बजट वाज अनयूटिलाइज्ड, खर्च ही नहीं किया। यह है सरकार की सच्चाई। नंबर 2, झूठ की बोलबाला। जब मैं कहता हूं इस सरकार की झूठ की दुकान, तो उसका झूठ का सच ये है मित्रों। तीसरा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर, ईवी व्हीकल्स में हमने बहुत कुछ कर दिया, और मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा आपके सामने मित्रों। The policy of the implemented from 2000 August 2020, and in last 3 months 2621 electrical vehicles of Delhi was registered. ये बजट के अंदर कहते हैं, विधानसभा के अंदर कहते हैं। जब मैं इनकी ही साइट पे चेक करता हूं, तो जो ये सच्चाई है, इनकी झूठ है, वो पता लग जाता है कि 2020 के अंदर मित्रों सिर्फ 269 4 व्हीकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
was registered. ये है सच्चाई, ये है सच इस सरकार का। तो अगर 3 साल लगातार पॉल्यूशन पे ये दिल्ली नंबर 1 आ रही है, तो सर इसलिए भी झुक जाता है कि मेरी दिल्ली की सरकार, मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री इन मामलों में फेल हो चुका है। झूठ की इसकी राजनीति अब खुल रही है। मैं यही बात करने के लिए आपके समक्ष पेश हुआ था। मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्र और प्रवक्ता प्रवीण शेखर कपूर से कि अपनी बात रखेंगे। प्रवीण जी। नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, मेरे वरिष्ठ साथी भाई हरीश खुराना ने बहुत विस्तार से आपके समक्ष आंकड़ों के साथ बातों को रखा और ये दिखाया कि सरकार सिर्फ भ्रमित और भ्रमित कर रही है। आप सब लोग दिल्ली को बहुत लंबे समय से कवर करने वाले पत्रकार हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, केजरीवाल सरकार हर विषय पे आज इस वक्त भी एक सत्ता संग्राम में लगी हुई है। हर वक्त कहती है हमें काम नहीं करने दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता। अरे भाई, कौन रोकता है आपको काम करने से? यहां बैठे हुए जितने भी पत्रकार हैं, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से दिल्ली सरकार को कवर कर रहे हैं। 6 साल की इस सरकार ने क्या एक बार भी कोई घोषणा की कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो प्रदूषण के कारणों, साल भर के अलग अलग कारण होते हैं, उन कारणों पर स्टडी करेगी और उनका कोई समाधान बताएगी? नहीं। मैं समझता हूं आप सब मुझसे सहमत होंगे कि सरकार ने कभी कोई ऐसा ठोस कार्य नहीं किया। मित्रों, एक और बहुत बड़ी बात है। सरकार बात करती है प्रदूषण पर काम करने की। अगर प्रदूषण पर काम कर रही होती तो 2019 और 2020 और 2020 और 21 इन दोनों वर्षों में एनवायरमेंट पे जो भी बजट इन्होंने दिया वो लैप्स किया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो बजट लैप्स क्यों होगा? बजट लैप्स कोई एनवायरमेंट पर अकेले नहीं हो रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, हर क्षेत्र में बजट लैप्स होता है इस सरकार के। माफ कीजिएगा, आप लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, हमें बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ एक विषय है जिसका बजट लैप्स नहीं होता और वो है विज्ञापनबाजी, सुप्रचार। सुप्रचार पर अरविंद केजरीवाल सरकार से जितना खर्चवा लीजिए वो कमी ही है। अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की एक प्रवक्ता, हमारी बहन विधायिका सुश्री आतिशी जी ने एक लंबी चौड़ी पत्रकार वार्ता करी और यह दर्शाया कि केंद्र बिल्कुल भी गंभीर नहीं है दिल्ली के प्रदूषण पर। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में बजट का पैसा तो छोड़िए जो लैप्स हो रहा है, दिल्ली में आप सब भी जानते हैं सैकड़ों करोड़ रुपया नगर निगम एकत्र करके दिल्ली सरकार को वाहन पॉल्यूशन सेस का देते हैं। वो कहां चला जाता है? मैं सोचने पे बाध्य हूं, क्या पॉल्यूशन सेस का पैसा ही प्रचार के पैसे की तरह कन्वर्ट हो जाता है? हम और आप सब दिल्ली में ही रहते हैं। कई बार वाहनों के बीच में चलते हुए उतना प्रदूषण महसूस नहीं होता जितना कहीं अंदर खड़े हुए भी होता है। मित्रों, शायद आप सब सहमत होंगे, ईंधन के पॉल्यूशन के साथ साथ वायु को धूल मिट्टी से होने वाला प्रदूषण भी बहुत अधिक प्रदूषित करता है, मगर सरकार उस पर कभी बात ही नहीं करना चाहती। कुछ वर्ष पहले IIT कानपुर की एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में कहा गया था
कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण धूल मिट्टी है, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। हम सरकार पर केवल आरोप लगाने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। आज मैं हाथ जोड़कर दिल्ली की सरकार से आज एक निवेदन करता हूं, अपने वरिष्ठ साथी की अनुमति से ये निवेदन करता हूं, मेरे अध्यक्ष ने अनुमति दी है कि भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली सरकार से एक मांग करती है, अविलंब आज ही, क्योंकि आज ही वो डाटा आया है जिसने ये कहा है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो आज ही एक हल की ओर कदम दिल्ली सरकार बढ़ाए और एक विशेषज्ञ कमेटी, आईआईटी कानपुर की भी हो सकती है, आईआईटी दिल्ली की भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाए जो अगले 1 वर्ष तक लगातार प्रदूषण के वर्ष भर में फैले कारणों का अध्ययन करे और उनका स्थायी समाधान सुझाए। मेरा निवेदन है आम आदमी पार्टी के अपने साथियों से कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को केवल ब्लफबाजी में ना खराब करें, इस पर हमें काम करना होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे द्वारा शासित नगर निगम जितने दिल्ली के लैंडफिल साइट्स हैं वहां ट्रॉबल मशीन्स लगा करके प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, और भी हम सहयोग देने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते भी सहयोग देने को तैयार है, मगर यह बहुत आवश्यक है कि प्रदूषण की समस्या के अध्ययन और समाधान सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बने। धन्यवाद, मुझे इतना ही बोलना था। पोल्यूशन के इशू में आप लोग जो भी सवाल जवाब कर रहे हैं, पुनीत शंकर कपूर जी और रवीश खुराना जी जो आपको देंगे, आप लोग सवाल करें। पॉल्यूशन कुछ है किसी का? पोल्यूशन के बारे में जी लाइक वाइल यू स्पीक जैसे कि आप सरकार कहती है हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये नहीं कर रहा। अभी जब आप बोल रहे हैं तो पहले दिल्ली कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, फिर अभी थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी का एक प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल सारे नेता खुद आएंगे जंतर मंतर पे, और जो जीएमसीटी बिल है उसके ऊपर है, वो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो एलजी को ज्यादा राइट देगी और हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। फिर से अरविंद केजरीवाल खुद चीफ मिनिस्टर होकर उस धरने में शामिल होंगे, क्या कहेंगे? I would like to ask one question through you. Can you tell me, the Chief Minister of Delhi, what is the difference between 93 and today? 1993 में और आज में क्या फर्क है, जरा अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। 1993 के अंदर जब पहली सरकार बनी थी तब भी दिल्ली यूनियन टेरिटरी था, और आज भी दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी का जो मुखिया होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये आज से नहीं, आप सेक्शन 239A पढ़ लीजिए। मैं छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दिल्ली के चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री आता है, the chief minister shall be appointed by the president and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of the chief minister, and the minister shall hold office during the pleasure of the president. ये संविधान में लिखा हुआ है। ये अगर सरकार को समझ में नहीं आता तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है। और मैं आपके माध्यम से 2 लाइन और पढ़ना चाहूंगा। 239A में क्या लिखा है? 239A special provision with the respect of to Delhi as from the date of commencement of the Constitution 69th Amendment Act 1991. The Union Territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi, and the part referred to as National Capital Territory and the administrator thereof appointed under section and article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor. 93 में जब खुराना जी मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने थे
तो राष्ट्रपति की जब तक चिट्ठी नहीं आई थी उन्होंने ओथ नहीं ली थी। उसके बाद शीला दीक्षित जी बनी, तब भी यही परंपरा थी और उसके ऊपर लिखा जाता था कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये है, शीला दीक्षित जी 3 बार आई, तीनों बार एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जब ये आए, इन्होंने बदल के क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली। आप याद करिए लोकपाल का बिल, याद होगा आप लोगों को, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी भूल गए होंगे उस बिल को। वो इसीलिए रुका कि आपने एलजी साहब से परमिशन नहीं ली थी उसको विधानसभा को पेश करने के लिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि 93 के अंदर भी दिल्ली यूनियन टेरिटरी था और आपको एलजी साहब के साथ मिलकर काम करना पड़ता था। 98 में शीला दीक्षित जी आई, तब भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मिलकर काम करना पड़ता था और आज भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ काम करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना घबरा क्यों रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि हमें हर बात को एलजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, ये सन की मुख्यमंत्री, मैं सन की इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, आप याद करिए, 2 बार इन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर लोग इलाज कराने नहीं आ सकते। याद करिए, मेरे यहां मित्र कोई पूर्वांचल से भी बैठे होंगे, उनके माँ बाप कहीं अपने घरों में पूर्वांचल में यूपी में कहीं रहते होंगे, उनका आधार कार्ड वहां का होगा। अगर इन्होंने कल बिल पास कर दिया कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों में बाहर के लोग इलाज नहीं कर सकते, तो क्या एलजी या सेंटर मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा क्या, या ये होने देगा क्या? कोरोना के अंदर हमने देखा किस प्रकार से इन्होंने एक फाइल पास की कि बाहर के लोग इलाज करने नहीं आएंगे। एलजी साहब ने दिल्ली का ख्याल रखते हुए उस फाइल को रोका था। याद करिए उसको। कल को आप एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर निकाल दें विधानसभा के अंदर और कहें कि मैं तो पानी काट रहा हूं, एम्बेसी के अंदर पानी नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री के अंदर पानी नहीं जाएगा, तो एलजी या केंद्र मुक्त दर्शक बन के बैठा रहेगा क्या? तो इसलिए चेक एंड बैलेंस कर रखना बहुत जरूरी है। मेरा फिर कहना है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और 93 और आज में कोई फर्क नहीं है, मेरा ये कहना है। और कोई सवाल? ये वही मदन लाल खुराना के बेटे हैं जिन्होंने मार्च किया था पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के, और क्या वही शीला दीक्षित जिनका आपने नाम लिया, आज शायद आपको ज्यादा प्यार आ रहा है, उन्होंने भी आपकी सरकार के खिलाफ मार्च किया था। तो आपके लिए तब से लेकर अभी तक आप कह रहे हैं कि 93 से लेकर 2021 तक कुछ नहीं बदला है। तो दो अलग अलग विषय, एक आप बात करो पूर्ण राज्य की, पूर्ण राज्य का दर्जे की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सड़क पे खड़े होकर बात नहीं होगी, इसके लिए विस्तारित चर्चा होनी चाहिए। आज विषय है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सही है या गलत है, चर्चा इसके ऊपर है। आप पूर्ण राज्य की बात करते हैं, आप अगर पूर्ण राज्य की बात करते हैं तो पूर्ण राज्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं मिल सकता। मैं पूछना चाहूंगा कितनी बार प्रधानमंत्री से मिलने गए अरविंद केजरीवाल साहब इस इशू के ऊपर? कितनी बार गए? कितनी बार होम मिनिस्टर से मिलने गए इस इशू के ऊपर? आप बात करने क्या गए? आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते हैं, आप धन्यवादी करेंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा एक जटिल विषय है, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसीज भी आती हैं, यहाँ प्रधानमंत्री भी रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और 91, 92 के अंदर भी ये इशू थे, इसलिए 93 के अंदर खुराना जी को ये बात माननी पड़ी। और आप जो कह रहे हैं 93 के अंदर, मैं आपको कुछ विभाग बता देता हूं कि दिल्ली सरकार में वो विभाग नहीं थे। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता था, डीटीसी दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता था, देशु दिल्ली के सरकार के अंडर में नहीं आता था। ये सिर्फ बातचीत के जरिए हुआ था।
केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनसे बातचीत करके ये तीनों चारों विभाग दिल्ली सरकार के अंडर में लाए गए। इसलिए मेरा कहना है धरनेबाजी से सॉल्व नहीं निकलेगा। आप जितना बड़ी धरना करते रहिए। कुछ प्रवीण जी भी बोलना चाहते थे। हरीश जी, देखिए, कुछ बोलना चाहते देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी डिमांड रही। आप लोग हमसे अक्सर इस पर सवाल करते हैं और हम तो उसका बड़ा खुल के जवाब देते हैं। 2014 के बाद से, गणतंत्र दिवस 2014 के बाद से जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है दिल्ली में, उसके बाद हर दिल्ली वाला सोचने को मजबूर है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 2014 में आपको याद हो, मुख्यमंत्री रहते हुए प्रेम भवन के बाहर जाकर के बैठ गए थे, बोले मैं तो धरना देकर के गणतंत्र दिवस की परेड रोक दूंगा। उसके बाद एक बार हो गया, अगर दिल्ली में पानी की कमी होगी तो मैं लुधियाना दिल्ली की एम्बेसी क्षेत्र की पानी की बांट दूंगा। और उसके बाद वो तो सबने देखा कि किस तरह सत्ता संग्राम के लिए उपराज्यपाल के घर में अंदर एक फ्रेंडली मीटिंग के लिए गए, समय लेकर के मीटिंग के लिए गए और जाकर अंदर धरने पे बैठ गए। ऐसा कभी होता है लोकतंत्र में? और कांग्रेस के जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप किसी हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि आज उन्होंने प्रदर्शन किया, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, अगर दिल्ली को और अधिकार मिलने चाहिए थे तो 15 साल उनकी अपनी मुख्यमंत्री इस दिल्ली में रही, उन्होंने भी एक दो बार कुछ अधिकारों की मांग की थी। यहां पंकज रोहिला जी, कुणाल जी जैसे पत्रकार बैठे हैं जो बड़ी क्लोजली शीला दीक्षित जी से संबंध रखते थे कि क्या ये सत्य नहीं है कि शीला दीक्षित की जो अधिकार मांग की थी, केंद्र में बैठे हुए हुक्मरान, उस वक्त के कांग्रेस के हुक्मरान, उन्हें वो अधिकार नहीं देने को तैयार हुए थे। क्या ये सत्य नहीं है? देखिए, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की, मैं फिर कहता हूं, हमारी ये बड़ी लंबे समय से मांग रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, मगर जैसा हरीश जी ने कहा, पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा एक अलग विषय है और यूनियन टेरिटरी रहते हुए, केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए, संपूर्ण दिल्ली के क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए यहां की प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, ये एक अलग विषय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि दो चीजों को हम ना जोड़ें। जी पंकज जी। सर, एक आपने देखा कि अभी कांग्रेस का प्रदर्शन बता ही दिया उन्होंने, प्रवीण जी ने, पर अभी आम आदमी पार्टी कुछ जंतर मंतर पे आ रही है प्रदर्शन के लिए, तो आप लोग शुरू से ये बात कह रहे हैं कि आप ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे बिल लेकर आए हैं, पार्टी की तरफ से जो स्टैंड रहा है अभी तक, तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी को, कांग्रेस और आप जो है दोनों कोalition करें एससी की डायरेक्शंस का? देखिए, वो तो उसका जवाब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 93 से लेके 2016 तक, मैं 16 इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने अभी बताया कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा जाता था हर फाइल के ऊपर एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उसके बाद इन्होंने एनसीडी डेली करना शुरू कर दिया। सवाल इसी चीज का है कि सरकार तो संविधान के हिसाब से चलेगी और आपको चलना पड़ेगा। हमने लोकपाल के टाइम पे भी देखा कि आपने संविधान तोड़ते हुए उसका हर्ष लोकपाल का क्या हुआ, वो अलग बात है कि आज तक उन्होंने दोबारा उस इशू को उठाया नहीं, लेकिन आपने सरकार आपने छोड़ दी थी। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा और संविधान ये कहता है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी का जो मुखिया होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। चाहे वो पौंडीचेरी ले लो, चाहे अभी बना हुआ जम्मू कश्मीर ले लो, उसका मुखिया जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।